नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूँ लालाबा मेरे छोगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हुए चरखी दादरी और वो ही बारडा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बिटिया मौजूद है। खास बातचीत में यूपीएससी क्रैक किया है, और यूपीएससी की हम बातचीत करें, सबका सपना होता है 1 अरब 40 करोड़ से संख्या ज़्यादा है। सबका एक ही सपना होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे अभिभावक हो, कि हमारा बेटा भी यूपीएससी क्रैक करे। लेकिन सबका सपना साकार नहीं हो पाता। बहुत ही बिरले ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो हाई लेवल पे होता है, और जो मतलब इतनी आग भरी होती है उन बच्चों में, और उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि मुझे कुछ करना है और इतना बड़ा करना है कि लोग देखते रहें ये कर कैसे गए। तो ऐसी हमारे साथ एक बेटी हैं, पहले प्रयास में बिगर कोचिंग के यूपीएससी क्रैक कर दिया। अंशिका हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी प्रदीप सांगवान हैं, और ये हम चनेनी गांव में हैं, और ये चरखी दादरी जिले हरियाणा प्रदेश में आता है। उनकी मम्मी मास्टर कुलदीप जी, इनके ताऊ हैं वो। बेटा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा, सिलसिलेवार जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रयास। सर, मेरे दादाजी जो थे वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे, अपनी नंदपाल सिंह सांगवान, तो वही दिल्ली शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद पापा भी तब से वहीं पे रह रहे हैं, और मेरा जो जन्म हुआ है वो दिल्ली में ही हुआ है, और मैंने वहीं से अपनी सारी स्कूलिंग एंड एजुकेशन ली है। तो मैं दिल्ली से ही पढ़ाई की है। गांव में जानते हैं सब, हाँ, मोस्टली लोगों को मैं जानती हूँ यहाँ पे। आवागमन लगा रहता है हाँ जी, बिल्कुल। या फिर आते नहीं है? नहीं, हर साल हम आते हैं, हर साल हम यहाँ पे आते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। चाचा ताऊ भाई भतीजा मम्मी मौसा सब? हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ गांव के परिवेश को भी जानते हैं, खेत क्या होता है, या लाइन कैसे बदलते हैं, खेतों में कटाई कैसे होती है, गोबर झाड़ू पोछा का काम कैसे करते हैं, पता है कुछ? हाँ जी सर, ये मुझे बिल्कुल पता है। जब भी मैं गांव आती हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ताऊ जी ताई जी सब मुझे बताते हैं इसके बारे में। सो हर कोई इसकी पूरी जानकारी देता है। और कभी ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो ज़रूर करूँगी सर। मतलब शुरुआत में एज अ फ्रेशर मतलब उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे तभी तो परफेक्शन आएगा। जैसे हरियाणा की हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं सर। अंशिका क्या कहेंगे? 330वां रैंक और पहला प्रयास विगर कोचिंग के, बहुत बड़ी बात है। साहब कोचिंग लेते हैं, और कोचिंग भी 5-5 4-4 अटैम्प्ट लगातार करते रहते हैं, असफल हो जाते हैं बच्चे। और साहब बिगर कोचिंग की पढ़ाई की क्या, अगर एक थोड़ा सा एक वो ऐसा लगता है सपना सा। और पहले प्रयास में इनके पिताजी पहले बस कनेक्टर थे, अब रिजाइन ने दे दिया, अब ये अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। माताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, और इनके एक दादाजी हमारे साथ बगल में बैठे, तन के बैठे हैं। 85 साल के लगभग आसपास इनकी उम्र है, और बड़ा अच्छा लगता है। इतनी बड़ी फैमिली है और बड़ा प्यार है इस फैमिली में, देख लीजिए। हमने कहा इंटरव्यू करेंगे, पूरी फैमिली हमारे साथ बातचीत में है। अंशिका क्या कहेंगे? ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, हर बच्चे का सपना होता है, तो ये आपके बीच डाला आपके दादाजी ने कि आपको ये डीसी बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है? हाँ जी, मेरे दादाजी का ही सपना था कि मैं गैजेटेड ऑफिसर बनूं। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, नॉट जस्ट मेरे दादाजी, मेरे नाना जी का भी सपना था कि मैं गैजेटेड ऑफिसर बनूं। उसके बाद स्टार्टिंग में इतनी समझ तो थी नहीं, फिर धीरे धीरे जब मैं मिडिल स्कूलिंग में आई, अराउंड 8th क्लास, तब मम्मा ने भी थोड़ा मुझे बताया कि ऐसे यूपीएससी होता है, ऐसे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। और फिर धीरे धीरे इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, एंड अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मुझे इस फील्ड में जाना है। कि पहले प्रयास में बिगर कोचिंग की कुछ बताना चाहेंगे? कोचिंग में नहीं ली, यूट्यूब से कितना सहारा लिया आपने, आप जानना चाहेंगे। और पहले प्रयास में आपने जो 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद आप कॉलेज में कहाँ पहुँचे, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहा? मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 10वीं कक्षा में डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी स्ट्रीम में जाना है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, आर्ट्स होते हैं। देन आई हैव डिसाइडेड कि भले ही मैंने 10th में 96% स्कोर किया था, तो ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि वो साइंस ही लेगी। तो मैंने साइंस छोड़ के मैंने आर्ट्स को चूज़ किया, बिकॉज मुझे यूपीएससी में जाना था। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे नोट्स और कैसे उनके आंसर्स लिखना है।
उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें भी मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। ये 2 मेरे डिसिपल्स रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से मेजरली बोलूँ तो पढ़ाई स्टार्ट की थी यूपीएससी से रिलेटेड, और फिर धीरे धीरे जब मैंने शुरू किया यूपीएससी में तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, यूपीएससी ने कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है उसके सिलेबस को, एंड फिर मैंने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए और धीरे धीरे उन्हें एग्जीक्यूट किया। 10वीं से ही शुरुआत कर दिया हमने। सोच बड़ी लंबी लेके चली है बेटी, पहले प्रयास में ये क्लियर कर गई। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो आपने 10वीं से शुरुआत की और आपने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया, तो पहले प्रयास में आप कर पाए, सफल हो गए। अब अपने यूट्यूब से सहारा कितने लेना? हाँ जी, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स की ऑनलाइन वीडियोस, बहुत अच्छे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आपने टीचर का नाम लिया, एक टीचर की बातचीत करें। यूट्यूब का अगर एक कोई सामग्री निकालेंगे, कोई भी XYZ, 1000 बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है यूट्यूब। उन पर भरोसा कैसे करें? छाटे कौन असली, कौन नकली, कौन सही हमें अपने रास्ता दिखा रहा है, उस पर कैसे भरोसा किया? सर मुझे ये लगता है कि हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट ही पढ़ाता है, तो हर बच्चे की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस भी होती हैं, तो हर बच्चा हर टीचर से इक्वली समझ पाए वो ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसके लेक्चर से आपको ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, ना कि वो भेड़ चाल को फॉलो करना कि 1 लाख बच्चों ने इसी टीचर से फॉलो किया है तो हम भी इसे फॉलो करेंगे, टॉपर्स ने किया है तो हम भी उससे फॉलो करेंगे। वो चीज़ ना करें, खुद पे भरोसा रखें कि आपको अगर उस टीचर का समझ आ रहा है तो वहाँ से पढ़ें। मुझे भी काफ़ी बार ये बोला गया था कि वहाँ से ज़्यादा टॉपर्स निकल रहे हैं, उस कोचिंग से ज़्यादा टॉपर्स निकल रहे हैं, तो वहाँ की वीडियोज़ लीजिए, बट मुझे समझ नहीं आता था उन टीचर्स का, तो मैंने नहीं लिया। वो जहाँ से मुझे समझ आया मैंने वहाँ से किया था। अब ये बेटी देख लीजिए, सांगवान अंशिका सांगवान मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र चनानी गांव में चरखी दादरी जिला आता है और ग्रामीण परिवेश है, यहाँ से ऐसा नहीं है। तो जहाँ ये रहते होंगे वहाँ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं लग रहा जैसे शहर के कोई आए हैं तो कुछ अलग से एटीट्यूड या ऐसा कुछ बातचीत में कोई ऐसा झलकता हो। अब आप कहते हैं बगैर कोचिंग के हम हो नहीं सकते। साहब 2.5 3 लाख रुपए कोचिंग के दे रहे हो। बेटी ने कहा खुद अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ एक जुनून होना चाहिए। हाँ मुझे यूपीएससी करना है, या मुझे बिजनेस करना है, या मुझे कुछ भी करना है XYZ। अब बेटी ने कहा वो जुनून होना चाहिए, पहले वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। अगर जुनून पैदा हो गया तो कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। बेटा चलो यूट्यूब से हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं बोलूँगी तो मेरा आई वुड से 80% मेरा ऑनलाइन यूट्यूब से, इंटरनेट, गूगल, ChatGPT, AI सब का किया है मैंने यूज़। 80% इस बेटी ने। अब आप फटाफट खड़े हो जाइए अपने तैयारी करने के लिए। अब कई बच्चे मैं देखता हूँ साहब, रोज़ का 1000 रुपया जेब खर्चा भी मिलता है साहब, बड़े बड़े जूते, अच्छी अच्छी टाई, पैंट, कोट लाखों रुपए खर्चे के मिलते हैं और डोनेशन दे के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन वो ढाक के 3 पात कभी असफल हो जाते, सफल नहीं हो पाते। सफलता के लिए सोनी की तरह तपना पड़ेगा साहब। सूरज भी जलने के बाद रोशनी देता है। ये रसगुल्ले की प्लेट नहीं है, हलवा नहीं है, प्लेट में सज के आ जाएगा, गपागप खा लेंगे आप। बड़ा कठिन परिश्रम है, कांटों भरा रास्ता है साहब ये, और बड़ा लंबा चलना पड़ता है। अभी तो जाइएगा नहीं, बहुत कुछ पूछना है। कितनी रात जागी होंगी, कितने यारे प्यारे रिश्तेदारों के ताने सुने होंगे, लड़की घर पे नहीं आती हमारे। इनके माँ बाप को कितना त्याग करना पड़ा होगा बेटी के लिए, क्योंकि यारे प्यारे रिश्तेदार ताने मारने सुने कर देते हैं, ऐसे क्या लपटी डड बनेगी बेटी कि आपने तो हमारा आना जाना ही छोड़ दिया, हमसे बात करना ही छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ब्याह शादी में जाके गोलगप्पे खाना, आइसक्रीम खाना सबको अच्छा लगता है। पता नहीं कितने लोगों को कितने साल कितने महीना वाइड करना पड़ा इस बेटी को। तो इतना आसान नहीं है ये रास्ता बेटा। 80% अब सभी पूरा हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे हैं। 80% यूट्यूब से आप ले सकते हैं सामग्री। पहले अपने मन को तो तसल्ली दीजिए, आप करने क्या चाहते हैं। तो अब पढ़ाई कितने घंटे आपने वहाँ बैठ के अपने अलग से सेपरेट कमरा
या फिर वैसे ही पूरे परिवार के साथ आपने बैठे बैठे कर लिया? नहीं सर, मेरा परिवार के साथ बैठ के नहीं होगा, तो मैंने अलग से अपना रूम, अलग से अपना स्टडी टेबल रेडी किया था। और मैंने अपनी फैमिली को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे रूम में कोई एंटर नहीं करेगा। कब तक करते थे? यूजुअली अगर देखा जाए तो आवर्स इतने डिटरमाइन नहीं करते हैं। मैंने 8 घंटे किया था, बट इट डिपेंड्स कि मेरा आज का टारगेट क्या है, कि आज मुझे कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आज जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। यानी कि 5-7 घंटे? 5-7 घंटे, 5 इज़ द मिनिमम, 5 तो करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स भी किया है मैंने। क्या शेड्यूल होता है सुबह और शाम का आपका? वैसे तो स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो आई एम एन नाइट आउल, मेरे को रात को पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता था। मैं 4 बजे भी सोई हूँ। कितनी, अरे भाई नींद बड़ी अच्छी लगती है सबको। और युवा जो बच्चे होते हैं ना, वो तो 12-12 घंटे भी सो जाते हैं। अब इतने त्याग किया है नींद के लिए, तो इतना तो देखो बेटी ने देखो पहले प्रयास भी किया है। 4-4 बजे तक पढ़ते थे। तो मम्मी और पापा कभी आपको कुछ कहते थे, अरे बेटी बावड़ी हो जाएगी, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं हम, छोरी किताब धरते तो बावड़ी हो जाएगी, भाई रहने दे सारी रात पढ़ी रहेगी? कभी कभी जैसे अगर मैं उनके रूम में जाके पढ़ रही हूँ तो बिल्कुल बोलते थे, बट इसलिए मैंने अपना सेपरेट वो एरिया रखा हुआ था कि कोई। इस दरमियान आपको पापा सहयोग करते थे चाय पानी के लिए, मम्मी ज़्यादा करते थे? मैं ये बोलूँगी कि मेरे पापा मेरे भाई के साथ बिज़ी रहते थे, तो मेरे भाई भी क्रिकेटर है, तो वो उनके साथ बिज़ी रहते थे। मेरी मम्मा टीचर हैं, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट अपनी दादी को देना चाहूँगी। दादी को? हाँ जी। तो दादी को भी हाजिर किया जाए, वो कहते हैं दादी से ज़रूर बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा, दादी ने बड़ा सहयोग किया है। नहीं, मम्मा जब स्कूल से आ जाती थी वापस, मम्मा 4-5 बजे तक आती थी, उसके बाद मम्मा ध्यान रखती थी, उससे पहले मेरी दादी ध्यान रखती थी। दादी और पोती की जोड़ी फेमस हो गई, और दादी की पोती जोड़ी ने गुल खिला दिए पूरे हिंदुस्तान में। ये देख लीजिए, ये होती है जोड़ी। ये देख लीजिए तस्वीरें। बेटा आपने बड़ा अचीवमेंट कर लिया, क्योंकि एक सपना सा लगता है। कभी रिजल्ट आया उस समय क्या कुछ ऐसा लग रहा था अंशिका कुछ कर जाएगी, या फिर ऐसा लग रहा था नहीं आपकी बार अगले बार देख लें, उससे अगला देख लें? सर बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स होती हैं। मतलब एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि वैसे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे मेंस के पेपर्स अच्छे हुए थे। कितना था सही बता? सर 50-50 बोलो। 50-50 था, यानी कि धड़कने तेज थी बेटी की, होगा या नहीं होगा। अच्छा 50-50 था। अच्छा पहले क्या उस समय रिजल्ट आने वाला था, तो क्या उस समय क्या कर रहे थे आप? मोबाइल हाथ में लेके बैठे थे? नहीं, एक्चुअली मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हम सब मिलके तैयारी कर रहे थे, तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में ही थी। और तब ये पता चल गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो गया था मेरे। तो मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं सोने जा रही हूँ, जब रिज़ल्ट आएगा तब उठ के देख लूँगी। एंड जैसे मैंने लाइट ऑफ की तो मैंने देखा मेरी फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। अपने रूम में देखा था विद माय फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरी रैंक। आपको तसल्ली हुई, या फिर आपने कभी और क्लियर कर लेते? हाँ, और क्लियर कर लेते हैं कि ये फाइनल लिस्ट ही है कि नहीं। सबसे पहले क्या आपने क्या चिल्लाई, या फिर क्या रिएक्शन? नहीं, चिल्लाना रिएक्शन मेरा नहीं निकलता है। मैं नम हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत, कुछ मत बोलो 10-15 मिनट तक। इवन पापा को भी मैंने आई थिंक 15-20 मिनट के बाद जाके बोला कि पापा को, मम्मी को, दादी को? पहले पापा के पास गई थी, क्योंकि मेरी दादी तो पापा को मैंने बोला पापा सिलेक्शन हो गया। अच्छा पापा का क्या रिएक्शन? ही स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। पापा का रिएक्शन ये देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। हर बेटी का माँ बाप का सपना होता है, और ये पिताजी ये देख लीजिए। और आपके मम्मी को कब पता चला? मम्मा जब उस टाइम स्कूल से वापस ही आ रही थी, तो रास्ते में ही थी, तब पापा ने मम्मा को कॉल किया था कि रिजल्ट आ गया। अब भी आंखों में आंसू, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये खुशी के आंसू हो, और माँ बाप को एक थोड़ा सा, और वो भी बेटी, वो कहते हैं ना बेटी शान है भारत की, और बेटियां वो हैं जो 3-3 घरों को संभालती है। और इस बेटी ने तो झंडे गाड़ दिए। ये हमारे साथ प्यारी सी बेटी है। ये थोड़ा सा भी भावुक हो गए, क्योंकि थोड़ा खुशी का मौका है बेटा। अच्छा पहले पापा से जानते हैं जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा बोल दीजिए, खुशी का मौका है। पिताजी बोल नहीं पा रहे, चलो मम्मी से पूछते हैं जी, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि इस तरह की बेटी सबको मिले। मतलब इसने बहुत टफ टाइम में ये एग्ज़ाम निकाला है। जब ये इसका एग्ज़ाम होने वाला था प्री, तो मेरा पैर टूट गया था।
25 मई को इसका एग्ज़ाम था और 23 मई को ना मेरा पैर टूट गया था, तो आई वॉज इन हॉस्पिटल। हम इसको लेके भी नहीं गए थे एग्ज़ाम देने, भी मैंने इसके मामा के साथ इसको भेजा था। तो पता नहीं कैसे इसने प्री निकाला। फिर उसके बाद तो फिर मैं 3-4 महीने बेड पे ही थी। तो मेरी भी सेवा की इसने और अपनी प्री मेंस की भी तैयारी की। तो मैं यही कहूँगी, ये दादी ये सब देख लीजिए और बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसी फैमिली मैं 250 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुका हूँ, पहली बार मिली है मुझे। ये प्यार है, देख लीजिए पूरी फैमिली का, देख लीजिए। दादी जी बड़ी नज़दीक रही है बेटी के और बड़ा अच्छा लगता है। और ये दादाजी हैं, अभी देख लीजिए हमारे साथ, सबके आंखों में खुशी के आंसू है सारे। बेटा बहुत अच्छा किया आपने, सभी बेटियों को प्रेरणा है। अच्छा, बीच में कभी ऐसा लगा ये ना बेटी बड़ी होगी शादी कर दो, ऐसा कुछ कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये बोला है कि जब तक तू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तेरी शादी तो होने वाली नहीं है। तो शादी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यू जस्ट डू जो भी तू करना चाहती है तो वो कर। ऐसे माँ बाप भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप को तो पता नहीं कहाँ कहाँ सुनने को मिल जाती है। लेकिन इन्होंने खुला, बेटा जब तक तुम पैरों पे नहीं खड़ी होगी आप टेंशन मत लो, आपकी इच्छा वो कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हर माँ बाप को इस तरीके से बेटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और बेटी को पूरा खरा सोने की तरह खरा उतरना पड़ेगा। तो जी बहन जी, अभी शादी के लिए कुछ यार प्यारे रिश्तेदारों का फ़ोन आ ही जाता है, अभी रिश्ता वगैरह देखना शुरू कर दो? नहीं अभी तो नहीं। अभी तो 2-3 साल और मैं चाहूँगी कि अभी ना करे इसका रिश्ता अभी। हाँ। ये जो बेटे हैं जो यहाँ आए हो आपके क्रिकेटर? हाँ, ये इसका भाई, ये रहा ना क्रिकेटर। हाँ हाँ। पीछे थोड़ा सा कैमरे में उधर बैठिए। अच्छा, ये दोनों बहन भाई लड़ाई कितनी कर लेते हैं? ये लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना फिर ये रह भी नहीं सकते। हाँ, मैं इवन कभी शादी की बात करती भी हूँ तो ये कहता है नहीं अभी शादी नहीं करनी। मतलब उसको ये लगता है कि इसकी बहन इससे दूर चली जाएगी, तो ये नहीं रह सकते एक दूसरे से दूर। पर जब इकट्ठे रहते हैं तो लड़ते भी बहुत हैं, छोटी छोटी बातों पे। वही बहन भाई तो लड़ते ही हैं और ये बातें बाद में याद आती है इनको शादी के बाद। हाँ, प्यार की लड़ाई होती है। प्यार की लड़ाई है। हाँ। अच्छा, किस चीज़ पे ज़्यादा लड़ाई करते हैं? मेजरली हमारी लड़ाई पढ़ाई पे होती है, बिकॉज उसका स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। जब मैं उसको पढ़ने के लिए बोलती हूँ तब उसको कुछ और काम याद आ जाता है। मस्त मोला है। मस्त मोहल्ला एकदम। तो बहन पढ़ाई की कहती है तो उसको मैं मस्त मौला है, वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन कोई नहीं, अपनी अपनी फील्ड होती है सबकी और अपने अपनी फील्ड में बेस्ट कर जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सबको पढ़ना ही हो, कई बिजनेस करने में अरबपति खरबपति बन जाते हैं, देश में इतिहास रच जाता है। कोई क्रिकेट में, कोई बॉक्सिंग में, कोई दौड़ में, अपने अपनी फील्ड होती है। कोई ज़रूरी थोड़ी है पढ़ के सभी अंशिका बने, भाई सभी नहीं बन सकते। तो अभी पूरा परिवार इनके दादी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बेटा, एक बात जानना चाहूँगा, चलो यूट्यूब से 80% सामग्री आपने उठाई, माता जी जो बताया वो अभी आपने हमने सब ने देखा है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, आपने उनकी सेवा करी, अपनी पढ़ाई की, तो उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि मैं कर पाऊँगी? आपके ऊपर इतना वर्डन आ गया? सर मैं ये बोलूँगी कि मैंने क्योंकि काफ़ी पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं काफ़ी हद तक रेडी थी एग्ज़ाम के लिए। तो जब ये मेंस वाला स्टेज आया, देन आई थिंक कि वो भी एक नया चैलेंज था। तो वो एक नई चीज़ थी कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो, आप वो प्रॉब्लम्स को विद योर स्टडीज़ एंड विद योर एग्जाम्स आप कैसे हैंडल कर सकते हो, वो भी एक नया चैलेंज था। तो उसको नेगेटिव लेने की बजाय मैंने सोचा कि उसको पॉजिटिवली लेते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाते हैं कि आई हैव द पोटेंशियल, तो मैं सब कुछ साथ में मैनेज कर सकती हूँ। तो दैट आई डिड। अभी एनसीईआरटी पे भरोसा कर सकते हैं? अभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना भरोसा करें एनटीआर से? यूट्यूब पे तो 80% आपने सामग्री उठाई, तो सब भरोसा कर सकते हैं। यूट्यूब पे नोट कर लीजिए आप। कोचिंग की कोई बड़ी बात नहीं, इस बेटे ने कोचिंग नहीं की तो आपको ज़रूरी थोड़ी कोचिंग करना। पहले अपने आप को दिल को समझाइए आप
एनसीईआरटी पे कितना? आंसर एनसीईआरटीज़ मैं बोलूँगी एनसीईआरटीज़ आर द फाउंडेशन। वहाँ से आपको ये पता चलता है कि पढ़ना क्या है, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता फिर आप उसके लिए यूट्यूब, चैट जीपीटी एंड गूगल उस पर जाते हो। तो एनसीईआरटीज़ तो फाउंडेशन है ही। मैं ये बोलूँगी क्योंकि मैंने 11th-12th में आर्ट्स लिया था तो मेरा वो बेस रेडी हो गया था, तो मैंने तो यूपीएससी के लिए अलग से एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी। बट जिन स्टूडेंट्स का बेस रेडी नहीं है, +1 +2 में क्या लिया? मेरा ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ही था मेरे। हाँ, उस टाइम पे मेरी एनसीईआरटीज़ कवर्ड थी। तो नोट कर लीजिए, आप +1 +2 में कर सकते हैं आप शुरुआत से, वहाँ अपना बेस मजबूत कर सकते हो। एनसीईआरटी की वहाँ किताबें सारी मिलती हैं आपको, उसके बाद चलो अपने एनसीईआरटी पे चलो फिर तो कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल फिट कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ पे। और मैं ये बोलूँगी कि ये थोड़ा बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि उसको एनसीईआरटीज़ अगर आती हैं, अगर उसको बेसिक कंसेप्ट पता है सब्जेक्ट्स के, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। बट अगर बेस नहीं पता है, उसको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसको पहले एनसीईआरटीज़ करनी चाहिए, उसके बाद फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव करे। अच्छा, फटाफट ये और बता दीजिए कौन सा लेखक के जो बुक है वो कौन सी पे हम आपका जो राइटर है उसकी किताब अच्छी लगी और उस पर आप भरोसा किया और भी बच्चे भरोसा कर? सर मैं अपना सोर्स लिस्ट बता सकती हूँ, बाकी मैं हर पेरेंट को यही बोलूँगी कि जो उनको ठीक लग रहा है, जहाँ से उन्हें समझ आ रहा है, वो वहाँ से कवर करे। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की थी। लक्ष्मीकांत इज द सबसे बेस्ट है। अभी मैंने 5 बच्चों का इंटरव्यू किया है, सभी ने लक्ष्मीकांत का ही नाम लिया है। ये सबसे बेस्ट क्यों है? मैंने 250 के आसपास इंटरव्यू किया आज तक, जिसमें 200 बच्चों ने लक्ष्मीकांत का ही नाम। सर लक्ष्मीकांत मुझे ऐसा लगता है पॉलिटी के लिए बेस्ट इसलिए बिकॉज एक तो इसमें ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट कवर है पॉलिटी का। सेकेंडली इसमें बहुत अच्छे से सिंपल वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या फीचर्स, क्या फंक्शंस चलते हैं पार्लियामेंट के, एंड जो भी एमपीज़ एमएलएज हैं उनके क्या फीचर्स हैं। थर्ड मैं बोलूँगी कि छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब लाइक 30-35 पेज के नहीं है। एक पार्लियामेंट वाला बड़ा चैप्टर है, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो उसको। एंड ऑलमोस्ट उसमें वही चीज़ लिखी हुई है जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में आती है। मतलब मोस्टली उसने घुमा फिरा सीधी डायरेक्ट है, बिकॉज लक्ष्मीकांत का जो सोर्स लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्डिंग्स लिखी हैं, उसने बीच बीच में उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो बिकॉज वो ऑथेंटिसिटी है लक्ष्मीकांत की, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी अखबार और बता दीजिए, कौन सा अखबार लेना पड़ा, कितने अखबार लेते थे और अखबार में क्या ऐसा मैं जो चीज़ें थे आप देखते थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों लेना? मेरा क्योंकि इंग्लिश मीडियम था तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर ही लगवाया था। तो मैंने द हिंदू पढ़ा था मेजरली, जो मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था, मनीष भैया ने। तो द हिंदू का मैंने लिया था एंड उसमें मेजरली एडिटोरियल्स का पेज आता है, जो हर पेरेंट्स को पता होगा। एडिटोरियल का पेज पढ़ना है एंड उसके बाद मेजर जो हेडलाइंस आती थी दैट यू फील कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मेजर हेडलाइंस कवर की थी। बाकी मेनली एडिटोरियल का पेज, एक ओपिनियन मेकिंग का पेज आता है, वो किया था। और अब रिसेंटली एक कंटेक्स्ट वाला पेज भी ऐड किया है द हिंदू में, लाइक 1 ईयर हो चुका है उसको। तो वो वाला पेज किया था, उसमें थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डाटा, वो वाली चीज़ें आती हैं। एंड एडिटोरियल एंड ओपिनियन मेकिंग में बेसिकली आपको व्यूज़ पता चलते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, कोई और पर्सन उसको किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, तो आपको वो डिफरेंट व्यूज़ एंड वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। तो वहाँ से फिर वो अच्छे से आपका एक ओवरऑल व्यू डेवलप होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है अंशिका, अब फटाफट इतना और बताइए मुझे, इस दरमियान आपने 8 घंटे पढ़ाई की, सुबह 4 बजे तक भी पढ़ लेती थी, तो पढ़ना 16 घंटे या 20 घंटे बहुत ज़रूरी नहीं है। क्या पढ़ रहे हो और पढ़ने में कितनी आपने उसमें एकाग्रता दिखाई, वो जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंसंट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप 16 घंटे भी सामने बुक खोल के बैठे हुए हैं एंड आप दिमाग में कुछ और चल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता था कि हाँ बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, तो 1-2 दिन का ब्रेक इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एनी एस्पिरेंट। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप बोर हो जाते थे, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था दिमाग में, उसको फ्रेश करने के लिए तो क्या टीवी देखते थे या फिर गपशप मारते थे या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर फिजिकल कोई अपना गेम करते थे? नहीं, बिकॉज क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन किया है, तो मैं चाहती थी कि मेरे फ्री टाइम में, ताकि मुझे माइंड फ्रेश करना, तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहूं। तो अलॉन्ग वॉकिंग करना या पेरेंट्स के साथ बात करना, भाई के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेना, हाँ तो वो सब चलता रहता था। तो फ्री टाइम में आई जस्ट ट्राई कि मैं गैजेट से थोड़ा दूर ही रहूं, बाकी ये सब चलता था। तो अंशिका हमारे साथ खास बातचीत तो मौजूद है। प्रदीप जी हमारे पीछे बैठे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, इनके दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी माताजी
टीचर हैं वैसे तो, और अब भी पढ़ा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं हरियाणा में एज अ टीजीटी साइंस वर्किंग हूँ इन ताउड़ में। तो ये नाना का सपना था, दादा का सपना था, वो तो पूरा कर दिया, तो आपका सपना? नहीं, ये हमारा भी सपना बन गया था। जब उनका सपना था तो हमने भी डिसाइड कर लिया था कि इसको साइंस ना दिलवा के हमें आर्ट्स में ही डालना है। तो सिविल सर्विस में जाने के लिए स्टार्टिंग 10th से ही हमने माइंड सेट कर लिया था। क्या कहेंगे बेटी को? तो मेरे पास शब्द नहीं है, पहला प्रयास, और पहले प्रयास में ही क्या कहेंगे? अपने आपने तो जॉब छोड़ दी कनेक्टर की, पहले छोड़ दी थी अभी बेटी? नहीं सर, मैंने 2018 में रिजाइन किया था। क्यों? बस यही है, बच्चों पे ध्यान देना है। बच्चों पे ध्यान देना। अभी क्या कर रहे हैं वैसे? अभी तो इसके वो चल रहे हैं। फिर बच्चे क्रिकेट खेल रहा है छोटा वाला, उसके साथ जाना होता है, कभी कहीं मैच कभी कहीं मैच उसके साथ। इसके तो बस मैं मेंस के पेपर दिवाने ही गया था। अच्छा। हाँ। प्रदीप जी, कभी ऐसा सोचा था इतना बड़ा बेटी मतलब पूरे इंडिया में? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। सपना सा लगता है। हाँ बिल्कुल। दादी जी हमारे साथ हैं क्या? हाँ, ताऊ जी से बातचीत करेंगे। जी सर। मैं एक बात और बताऊंगा, मेरे सिस्टर का लड़का मेजर लगा था, लेफ्टिनेंट। मैंने उससे सलाह ली थी, आगे अपनी बच्ची का क्या कराऊँ, कैसे पढ़ाऊँ उसको, कौन से पेपर पर न्यूज़पेपर दिलाने हैं, उसने सजेस्ट किया था मुझे ज़्यादा। यानी कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरा परिवार का त्याग है इसके पीछे। यहाँ बेटी की भी बात आ गई, बुआ की भी बात आ गई, दादी की भी बात आ गई, पिताजी की बात आ गई, ताऊ जी की बात आ गई, भैया और भैया के भैया और पता लंबी चौड़ी दूर दूर की रिश्तेदारियों का त्याग है इसके पीछे। ये ऐसा तो आशीर्वाद बहुत कम मिलता है। बहुत कम, बहुत कम। हाँ जी। सौभाग्य है ये बेटी, तो पता नहीं कहाँ से त्याग मिला इनको। दैट्स गॉड्स ग्रेस है, गॉड्स ग्रेस। तो हमारे साथ मास्टर कुलदीप जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मास्टर जी से पहले तो सर, आप यहाँ पे रहते हो लोकल में, तो बड़ी बातें सब आपको जानते हैं और वर्षों से पढ़ा भी रहे हो आप भी, तो क्या कहेंगे बेटी? ये हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव का क्षण है, जिन्होंने हमारा प्रदेश और देश में नाम रोशन किया। मास्टर जी, बच्चों को आप ही पढ़ा रहे हो, तो आपसे एक वादा लेके जाऊँगा अभी मैं, क्योंकि मास्टर जी को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब बेटी को मोटिवेशन के लिए आपके स्कूल में लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके। क्योंकि सरकारी स्कूल की तरफ कोई बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं देता, प्राइवेट वाले तो अपने अपने सोर्स से आपके पास भी आएंगे, फ़ोन आ जाएंगे, सर आपको वहाँ मजदूरी में लेके जाना पड़ेगा, कोई ना कोई यारी प्यारी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपका फर्ज भी बनता है बेटी को स्टेज पे। पहले जितने भी IAS ऑफिसर लगे हैं सरकार, अब प्राइवेट स्कूल तो अभी चले हैं, पहले जितने भी IAS IPS जितने भी लगे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल स्कूल में लेके जाए, अपने गांव के स्कूल में लेके जाएंगे जी। हाँ, मोटिवेशन के लिए जरूर लेके जाएंगे। तो मास्टर जी ने वादा किया, कुलदीप जी ने अपने स्कूल में, गांव के स्कूलों में स्टेज पे खड़े होकर बेटी अपना पूरा आपको मोटिवेशन के लिए जरूर अपनी दिनचर्या बताएगी। अगर अंशिका कर सकती है पहले प्रयास में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता पढ़ाई कीजिए, कोई भी काम कीजिए लगन से कीजिए। दादी जी क्या कहेंगे? मेरी बेटी यूँ कहते हैं बेटी ने, दादी ने तो इतना सहयोग। और के मेरे विश्वास था मेरी बेटी करके दिखाएगी कुछ। ये विश्वास किसका था? ये शरीफ इतनी थी मेरी बेटी। अच्छा, तो पूरी चाह पानी पूरी सेवा आपने करी? देसी भाषा में पूरा परिवार जॉब वाला है भैया। अच्छा। हाँ, भैया के बच्चे हैं, एक ये इंजीनियर है, एक और अकाउंटेंट है। हमारे भी बच्चे हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक दिल्ली पुलिस में है। ये भैया बड़ी बहन का लड़का है, ये भी इंजीनियर है, ये तो लेफ्टिनेंट मेजर बन चुका है। आपने बड़ा सहयोग किया। कौन सा एक बार पढ़ने में साहब? जी, मैंने तो अपने जब SSB हुई थी उस टाइम पे द हिंदू पढ़ा था, और फिर कुछ मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने भी मैक्सिमम लोगों ने द हिंदू ही पढ़ा था, तो मैंने वही अंशु को भी रिकमेंड किया था। और मैं धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूँगा ईश्वर का कि उनके आशीर्वाद से अंशु ने आज UPSC क्लियर किया। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये सफलता पूरे परिवार की, पूरे गांव की है, कि उन्हीं के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से जो है अंशु ने आज उनकी खुद की मेहनत, धैर्य और तब का नतीजा है कि वो आज यहाँ पे खड़ी है। जी, तो क्या कहेंगे? आप क्रिकेटर हैं क्या? अंडर-19 में खेलते हैं? जी, अंडर-19 में। मस्त बोल रहा है। हाँ, मैं मस्त बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता किसी चीज़। ओके। हाँ, टेंशन लेने के लिए बहन हो गई? हाँ, बहन होगी, बस फैमिली वैल्यू में अपने पिताजी ले रहे हैं? हाँ, पिताजी।
तो ये तस्वीर देख लीजिए। अच्छा मास्टर जी, अब एक वादा और कीजिए, ये इतनी प्यारी फैमिली ऐसे ही रही, कभी मनमुटाव ना आया आपका? ये भी एक बस चोरी तो बेटी की बनाने आया था, यूपीएससी क्रैक किया है बेटी को, तो ताकि बच्चों को हिंदुस्तान में पता चल पाए। लेकिन एक स्टोरी और बनती है, कभी फिर आएंगे इसके परिवार के साथ में। ये इतना बड़ा परिवार, पहली बात तो रिश्तेदारी कोई रही नहीं है, आपको ही पता है, हमें भी पता है, इन लोगों को भी पता है। सब अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, किसी को कोई जरूरत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं किसी की आज के ज़माने में, सब पैसा चाहिए सबको, और सब किसी पास। ये देख लीजिए इनकी प्यारी, इतनी प्यारी फैमिली है, और दूर दूर के रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, और ये देख लीजिए सबका सहयोग इस बेटे के लिए रहा है, और सबके आंखों में खुशी के आंसू हैं। नहीं तो साहब रिश्तेदार तो सबसे पहले जलस होती है अपने पड़ोसी, अपने भाई बंधुओं को और रिश्तेदारों को, बाकी सब खुश होते हैं। सर ये प्यार ऐसे ही बना रहेगा? हाँ ऐसे ही बना रहेगा जी। ये बांध के कैसे रख रखा है? बस कैसे क्या? ये हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी, उन्होंने से सिखा है, जो जैसे वैसे रहा करते हैं, हम भी बच्चे भी वैसे ही रह रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात है। तो बेटा चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को? आपने तो क्रैक किया, पहली बार यूपीएससी वहाँ पेपर देने के कदम रखा आपने, तो कैसा लगा वहाँ पे? कुछ डर, फीलिंग, पसीना वगैरह? सब पसीना वगैरह तो नहीं आया, बिकॉज इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको शो करना पड़ेगा कि आप कैपेबल है उस चीज़ के, तो उसके लिए आपको रेडी भी होना पड़ेगा। एंड वो जो 5 साल की तैयारी थी, आई वुड से कि कोई 1 या 2 महीने की नहीं है, वो पूरे 5 साल की तैयारी है। तो डेली जो आप करते गए हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता गया है, और फाइनली फिर आप कॉन्फिडेंटली जो भी है वो अपना सॉल्व करेंगे। अब की बार अगर अटेम्प्ट नहीं हो पाता तो फिर क्या होता? अगला प्रयास डेफिनेटली देती हूँ। और अगला भी, अगर एक बच्ची अभी उन्हें इंटरव्यू किया, 3 प्रयास में चौथे में सफल हुई है, एक छठा था उसका अभी मैंने किया है, तो अगर 2-4 बार असफल हो जाते तो क्या करें? लगातार सर, क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम होता है करना, तो जब तक जिद है, जब तक ड्रीम है, तब तक करते रहिए, जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि एक बार और ट्राई कर लेती तो तब हो जाता। ये नहीं। एक बड़ी बात और जानना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे देख रहे हैं, 1 अरब 40 करोड़ संख्या है, जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा आजकल। सब यूपीएससी का पेपर करोड़ों बच्चों ने दिया है, सब तो सफल नहीं हो पाते, 6 प्रयास में ही असफल हो जाते हैं। क्या उनके रास्ते, दरवाजे सब बंद हो जाते हैं? उन लोगों को क्या करना चाहिए? हताश होकर घर बैठ जाएं या फिर क्या करें? नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी। यूपीएससी जस्ट एक एग्ज़ाम है, जस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको अपनी लाइफ मत बनाइएगा। अगर आपका कोई अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो आप किसी और फील्ड में और बेटर कर सकते हैं, बट तब तक ट्राई कीजिए जो आपका ड्रीम है। अगर आप स्टबबॉर्न है यूपीएससी के लिए तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, एक ना एक दिन ज़रूर वो सॉल्व होगा। एंड अगर आप नहीं है ज़िद्दी, आपको लगता है आपके अंदर ही खुद सेल्फ डाउट्स पैदा होने लगे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप किसी और फील्ड में देखिए जहाँ पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर ज़्यादा पैशंस है, एंड उसको फॉलो कीजिए, तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। अंशिका, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा आपको? पैसे का कोई दिक्कत ऐसी तो रही नहीं? हम बतास के लोगों को भाई गरीब घर की है, बड़ी मुश्किलों में यहाँ तक पहुँची, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मध्य हमारे परिवार है, सही है, कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब सबसे बड़ी एक वादा और करके जाइए, कि सबसे मैं वादा लेता हूँ। अब कुर्सी मिलने के बाद वो बेचारे गरीब दबे कुचले, फटे पुराने कपड़े पहन के रोज़ चक्कर कटवाते हैं, रोज़ चक्कर अधिकारी, कल आइए कल आइए कल आइए, उनका कल कभी आता नहीं है। आपको भली भांति पता है, 500 रुपये की दाढ़ी मजदूरी करने वाला रोज़ आपके अफसर के ऑफिस का चक्कर काटता है, उसका काम हो नहीं पाता, तो कहाँ की कुर्सी, कहाँ का न्याय? वादा कीजिए, जो पैन कागज और जो सफ़ेद कुर्ता पैन दाढ़ी डाल के अपना काम करवा के चलते बनते अपने सोर्स से, और जो दबे कुचले चुपचाप रोज़ चक्कर काट के चले जाते, पहले उनका काम होगा आपके दरवाजे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये वादा करती हूँ, बिकॉज़ हम ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कंट्री को सर्व करने के लिए, एंड कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तो हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, लॉ के अकॉर्डिंग काम होगा, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो गरीबों के लिए भी होगा, और अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको काम चाहिए, अगर वो लॉफुली कर रहा है, लीगली कर रहा है, तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। तो एज़ पर द लॉ आई विल डू द वर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका कीमती समय लिया सर। थैंक यू कुलदीप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अंशिका का परिवार खास बातचीत तो बना था मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आपको कैसी लगी इनकी बातचीत? अंशिका कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते पहले प्रयास में? अब आज से डोनेशन देना, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ना साहब छोड़ दीजिए, कोचिंग वोचिंग पहले ये मजबूत कीजिए, उसके बाद आप फील्ड में आइए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुंडा लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।